हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ताविश। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्या कहती है हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको क्या बताती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होती है, और हम कॉम्प्लेक्सेस के बीच में डेलो को यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को किस तरह से कंपेयर करेंगे, यानी कि कौन से कॉम्प्लेक्स में डेलो ज्यादा है, कौन से कॉम्प्लेक्स में डेलो कम है, ये हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको ये बताती है कि जो मेटल आयन है और जो लीगेंड है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये प्योरली आयोनिक है, यानी कि मेटल आयन और जो लीगेंड है ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब शुरू में अगर हम देखें तो हमारे 5 डी ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं, यानी कि एनर्जी बिल्कुल सेम है। बट जैसे जैसे हमारे लीगेंड जो है मेटल आयन के करीब आते रहते हैं तो सबको बराबर अट्रैक्शन फील हो रहा होता है, जिस वजह से सबकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा और करीब आने लगते हैं मेटल आयन के, तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। अब उससे लीगेंड जो है रिपल्शन होने लगता है। अब लीगेंड्स और मेटल आयन के बीच में जब रिपल्शन होता है तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है इन कंपैरिजन टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, एक्सियल एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं, नॉन एक्सियल एनर्जी में नीचे आ जाते हैं। नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं T2G और एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं EG। एक्सियल वाले हमारे होते हैं dx² - y² और dz², और नॉन एक्सियल वाले हमारे होते हैं dxy, dyz, dzx। इसके बीच की जो स्प्लिटिंग है इसको हम कहते हैं डेलो, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम सिर्फ EG वाले की एनर्जी गैप देखें तो ये होता है +3/5 डेलो, और नीचे नॉन एक्सियल वाले का जो होता है ये होता है -2/5 डेलो। ये तो हमने स्प्लिटिंग समझ ली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बहुत आसान है। ऐसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जैसे जैसे लीगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के नजदीक आते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है इन कंपैरिजन टू एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिस वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो ऊपर, और एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे, यानी कि ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा T2। ये हमारा हो गया डेल T। यहां पर हम बोलेंगे +2/5 डेल T और यहां हम बोलेंगे -3/5 डेल T। ये भी बहुत आसान है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फील होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। एक्सियल ऑर्बिटल्स को कम रिपल्शन फील होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब अगर हम डेल T और डेलो के बीच में रिलेशन देखें तो डेल T = 4/9 डेलो होता है, ये हमको याद होना चाहिए। स्प्लिटिंग हमने देख ली, बहुत आसान थी किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होती क्यों है। अब हम ध्यान देंगे डेलो के ऊपर कि जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और हम कॉम्प्लेक्सेस में इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेलो की तो डेलो बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स आए हमको यही 2 फैक्टर चेक करने हैं। सबसे पहले डेलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ द मेटल आयन, और दूसरा कि जो डेलो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑफ लीगेंड के।
अब हमको ये पता है कि जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मेटल आयन की, Z इफेक्टिव बढ़ता रहता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेलो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के भी मेटल आयन के। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की बढ़ेगी तो उसका डेलो भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज करो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स है ML6 ML6 ML6, लेकिन पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दूसरे वाले में +3, तीसरे वाले में +4। यह है del1, यह है del2, यह है del3। किसकी ज्यादा होगी? अब हमको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो डेलो भी बढ़ेगा। इसका मतलब +4 वाले की सबसे ज्यादा, यानी कि del3 विल बी ग्रेटर देन del2 विल बी ग्रेटर देन del1। आसान है। अगर Z इफेक्टिव का देखें तो हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम 3D से 4D, 4D से 5D आगे बढ़ते हैं सीरीज में तो Z इफेक्टिव बढ़ता है। यानी कि 3D सीरीज, फिर उसके बाद 4D सीरीज, फिर उसके बाद 5D सीरीज में नीचे जा रहे हैं, तो Z इफेक्टिव हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेलो भी इंक्रीज होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत इजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, रोडियम F6 3 नेगेटिव और इरिडियम F6 3 नेगेटिव। यहां पर अगर हम कोबाल्ट को देखें, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट तो तीनों में +3 है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? अब हम अगर मेटल आयन को देखें तो कोबाल्ट जो है ये 3D सीरीज का है, रोडियम जो है ये 4D सीरीज का है और इरिडियम जो है ये 5D सीरीज का है। बात खत्म हो गई। यानी कि Z इफेक्टिव इरिडियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर रोडियम का, फिर कोबाल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो, तो हम ये कह देंगे कि del3 विल बी ग्रेटर देन del2 विल बी ग्रेटर देन del1। लेकिन अगर हम मेटल आयन के हिसाब से कंपैरिजन ना कर पाए, यानी कि Z इफेक्टिव और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, तो हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? फिर हम कंपैरिजन करेंगे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस पर। लेकिन उसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड की फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि कौन सा वीक होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा। यह हमें बताती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई है, जो कि हमें याद रखनी होगी। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। किसकी? लिगेंड्स की, जो कि हमें बताएगी फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि कौन से लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ये हमारी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। यहां से अगर हम ध्यान से समझे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि साइनाइड और कार्बोनिल जो है ये हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होते हैं, और जो हमारे आयोडीन और ब्रोमाइड हैं वो बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, यानी कि ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो ये क्या है? हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसी तरीके से डेलो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेलो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स होता है। अब सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमारे को कोई कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और हमको बोला है कि हमें डेलो कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, Z इफेक्टिव देखेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या देखेंगे, किसको पहले देखेंगे? सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है और हमको ओवरऑल
कंपैरिजन लेके आना है डेलो का, तो किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे कि मेटल आयन की सीरीज क्या है। यानी कि अगर 5D सीरीज है तो उसका डेलो ज्यादा होगा 4D सीरीज से, फिर उसके बाद 3D से। बात खत्म हो गई, कॉम्प्लेक्स मिल गए हमको, हमें ऑर्डर मिल गया। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि सारे के सारे सीरीज सेम है, यानी कि जो भी मेटल आयन है कॉम्प्लेक्सेस के वो सेम सीरीज के हैं, तो क्या करेंगे? तो हम मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। सपोज +4 है, फिर +3 है, फिर +2 है, तो ये भी हमको समझ में आ गया कि +4 वाला ज्यादा, +3, फिर उसके बाद +2। लेकिन अगर अब ये भी समझ जाएं कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आ गई, तो क्या करेंगे? तो हमारा आखिरी हथियार होगा फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से फिर हमको पता लग जाएगा कि कौन सा फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड का ज्यादा है, कौन से लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसका डेलो भी ज्यादा होगा। लास्ट में हमें कंपेयर करना है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोबाल्ट I6 3-, रोडियम F6 3-, इरिडियम F6 3-, रोडियम साइनाइड 6 3-। अब हमें बताना है कि डेलो का ऑर्डर, यानी कि इसको अगर A, इसको B, इसको C और इसको D कह दें तो कौन जीतेगा? तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। सबसे पहले हमको क्या देखना है? सीरीज ऑफ मेटल आयन। अगर हम मेटल आयन की सीरीज देखें तो ये 3D है, ये हमारा 4D है, ये हमारा 5D है और ये भी हमारा 4D है। यानी ये तो समझ में आ गया कि जो C है इसकी डेलो की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद A लास्ट में आएगा। बट अब B और D में से कौन जीतेगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों की सेम है, +3, तो यहां पर भी नहीं हो पाएगा। तो हम देखेंगे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहां पे लिगेंड है फ्लोराइड और यहां पे लिगेंड है साइनाइड। साइनाइड तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब D जीत गया B से। इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर आ गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज हमने समझा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है और स्प्लिटेड डायग्राम कैसे बनता है, और हमने फिर देखा कि डेलो को हम कैसे कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में और हमने उसके एग्जाम्पल देखे। थैंक यू वेरी मच।